Hello everyone, I am Pramod from Guddu Grammar Gyan 1. Guys, Lalji International School Karmauna and GR International School परमानंदपुर, SP इंटरनेशनल स्कूल सरकी कराकत जौनपुर के स्कूलों का नियर अबाउट 7 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ या आपको ग्रामर की नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ जो 100% सही है और यह आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में काम करेगा। क्लास 6 में हो, 4 में हो, 10 में हो, किसी भी क्लास में हो, आप बिल्कुल आसानी से इसे समझ पाएंगे और ये आपके लिए 100% फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है संबंध बताने वाले सर्वनाम, राइट। यह वह शब्द होता है जिसका प्रयोग हम वाक्यों को जोड़ने का या फिर वाक्यों में एक दूसरे वाक्यों को संबंध बताने के लिए प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे कभी कभी दो वाक्य होते हैं तो इस वाक्य का उस वाक्य के साथ में क्या संबंध है उसको बताने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे एग्जाम्पल दिया गया उसको मैं अभी समझाऊंगा, ऑलराइट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कौन से वर्ड होते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे व्हाट, विच, होम, वेयर, etc, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। क्लियर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको लग रहा है ये क्वेश्चन वर्ड है। जी हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जब यह किसी वाक्यों में प्रोनाउन की तरह काम करते हैं तो इनका मीनिंग क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं निकलता है, कुछ और निकलने लगता है। ऑलराइट, क्या निकलेगा आगे देखते हैं। अभी आगे एक और बात ध्यान से जान लीजिए कि ये प्रोनाउन वाक्यों में कहीं सब्जेक्ट के रूप में तो कहीं पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब जितने भी शब्द हैं ये वाक्यों में कहीं सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो कहीं ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। कहाँ करते हैं ये आगे देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देखें। दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्टेड टू। याद रखिए कि मीनिंग कुछ और निकलता है गाइज। मीनिंग निकालने का तरीका आपको शायद अभी नहीं आता होगा तो आप जान जाएंगे तो सीख जाएंगे। इसको जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी को सब्सक्राइब करें और उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस साथ में ग्रामर को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी डिटेल मिले। ऑलराइट, तो कहा गया कि यही किताब मैं चाहता था। आप यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज़ द बुक, यही किताब है। आई वॉन्टेड टू, मैं चाहता था। दो वाक्य हो गए ना, जिसके बीच में विच लगाया गया है। तो विच का मतलब तो कौन होता है, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं निकल रहा है, इसका मीनिंग आ रहा है जिसे। तो आप ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं कि यही किताब है जिसे मैं चाहता था। ऑलराइट, बात समझ में आगे होगी आई थिंक आपको अच्छी तरह से कि विच का मीनिंग क्या निकल रहा है और एक सेंटेंस दो सेंटेंस दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। ऑलराइट ना, आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस है, सी हैज़ ए कार दैट सी लव्स। उसके पास एक कार है जिसे वह बहुत पसंद करती है। दैट का मतलब तो वह होता है, उसके पास एक कार है एक अलग सेंटेंस, बहुत पसंद करती है वह लड़की, वह क्या है एक अलग सेंटेंस है जिसका मीनिंग यहाँ पे आपको इनको दोनों को जोड़ने के लिए जिससे का शब्द प्रयोग किया गया है। मतलब दैट का यहाँ मीनिंग आ रहा है जिससे। क्लियर। अगला सेंटेंस एक और ले लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। एक सेंटेंस दिया गया है जैसे द गर्ल हु केम हियर इज ए हॉकी प्लेयर। जो लड़की यहाँ आई वह एक हॉकी प्लेयर है, या जो लड़की यहाँ आई है वह एक हॉकी प्लेयर है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हु जो है ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है गाइज, सब्जेक्ट वह शब्द होता है जो क्रिया में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट वह शब्द होता है जो एक वाक्य में क्रिया को प्रभावित करता है। मतलब क्रिया जो करता है वाक्यों में उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो लड़की ही तो क्रिया कर रही है ना, आने का काम जो किया है उसने, केम का मतलब वह लड़के ने किया है, तो उसको क्या प्रभावित करने के लिए हु सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लें एक और वाक्य आपका, ही इज़ ए बॉय विथ होम आई लाइव। दो सेंटेंस है, ही इज़ ए बॉय वह एक लड़का है, आई लाइव मैं रहता हूँ, विथ होम जिसके साथ। ऑलराइट ना, तो यहाँ पे होम जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो क्रिया को प्रभावित करता है। तो लाइव जो है, लाइव रहने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो होम पर पड़ रहा है, किस पे या जिस पे, ही के साथ में इस पे ये प्रभाव कर रहा है। ऑलराइट ना, तो आप ध्यान से समझिएगा कि ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो क्रिया को प्रभावित करता है। क्लियर ना, तो रहने को कहीं ना कहीं होम प्रभावित कर रहा है, होम का मतलब वह। ऑलराइट ना, तो वही लड़का है जिसके साथ मैं रहता हूँ, वही लड़का है जिसके साथ में रहता हूँ।
तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि 100% ये समझ में आ चुकी होंगी। गाइज यह सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन या क्लास में यूज़ करने वाले सेंटेंसेस या तरीके हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव यूज़ अगर आप चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। बेसिकली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।